मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। हम पिछले बात कर रहे थे शुक्राचार्य शुक्र नीति के बारे में, राज्य के सप्तांग सिद्धांतों के बारे में। अब बात करेंगे राज्य शुक्र नीति में। राज्य स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था है। राज्य का क्या कार्य क्षेत्र हैं, उनके क्या क्या दायित्व हैं, और शुक्र नीति में राज्य के जो कार्य क्षेत्र हैं वो क्या तय किए गए हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। शुक्र नीति में राज्य की उत्पत्ति की कोई विवेचना नहीं की गई है, किंतु ये विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि राज्य एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था है। और शुक्र नीति के अनुसार संसार में राज्य के संरक्षण नेतृत्व के अभाव में प्रजा के नष्ट हो जाने की आशंका हो जाती है, और संसार के अभ्युदय का आधार राज्य है। इस प्रसंग में राज्य की तुलना चंद्रमा से करते हुए विचार व्यक्त किया गया कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार राज्य लोगों के अभ्युदय का मूल कारण है। शुक्र नीति में प्रजा की रक्षा और उन्नति को राज्य के अस्तित्व का आधार माना गया। शुक्र राज्य को प्रजा की भौतिक उन्नति के लिए नहीं, वह नैतिक उत्थान के लिए उत्तरदायी मानता है। इस ग्रंथ में स्पष्ट किया गया कि शासकीय शक्ति के प्रयोग को तभी उचित या वेद माना जा सकता है जब शासक प्रजा के कल्याण के दायित्व के प्रति निरंतर सजग और चेष्टावान रहे। अब देखेंगे राज्य का शुक्र नीति में राज्य का कार्यक्षेत्र क्या क्या हैं, और शुक्र के अनुसार राज्य के कार्यक्षेत्र क्या क्या तय किए गए, कौन कौन से विषय दिए गए हैं। शुक्र नीति में राज्य के कार्यक्षेत्र को अति व्यापक माना गया, और समस्त प्रजाजन की रक्षा और भौतिक उन्नति राज्य का कार्यक्षेत्र नहीं है। सामाजिक जीवन का उचित निर्वाह और नैतिक कल्याण भी राज्य का दायित्व है। शुक्र नीति में राज्य के कर्तव्यों में के 8 प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। दुष्टों का विग्रह, प्रजा की सुरक्षा, दान, प्रजा का परिपालन आदि संपन्न करना, न्यायपूर्वक कोष का अर्जन, राजाओं से कर वसूल करना, शत्रुओं का मान मर्दन करना और भूमि का नियंत्रण अर्जन करना। शुक्र का विचार है कि राज्य के द्वारा अपने समस्त प्रजाजन को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में सभी प्रकार की सहायता की जानी चाहिए। और शुक्र के अनुसार राज्य के कार्यक्षेत्र में कुछ विषय हैं। प्रजा की रक्षा। शुक्र के अनुसार राज्य का प्रमुख दायित्व प्रजा की रक्षा है, और राजा से अपेक्षा की गई वह धर्म के अधीन रहते हुए दंड शक्ति के समुचित प्रयोग द्वारा दुष्टों के दमन को करे तथा सभी भले व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करे। इस दृष्टि से अपराध और अपराधियों को नए पनपन देना राज्य का प्रमुख दायित्व हो जाता है। राज्य के द्वारा यात्रियों की डाकुओं से रक्षा की जानी चाहिए। यदि राजा प्रजा की रक्षा के प्रति उदासीन बरते तो प्रजा में राजा के प्रति विरोध बढ़ जाता है और स्वयं राजा का अस्तित्व संकट पड़ जाता है। अतः प्रजा रक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा जो है, प्रजा रक्षण के बाद में लोक कल्याण कार्य। राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र की धारणा को अस्वीकार करते हुए शुक्र ने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया, और शुक्र ने राजा को परामर्श दिया कि वह प्रजाजन के प्रति क्रूरता के व्यवहार को न अपनाए, दीन व असहाय जनता का उदारपूर्वक पालन करे और स्वयं के सुख के लिए प्रजाजन को कष्ट नहीं पहुँचे। प्रजाजन के सुख के लिए चिंतन और कर्म राजा का कर्तव्य है, और क्योंकि प्रजाजन के दुखी रहने से राज्य नष्ट हो जाता है। मनो कौटिल्य आदि प्राचीन विचारक भी राज्य के कल्याणकारी स्वरूप में विश्वास करते हैं, और शुक्र के प्रसंग में विशेष बात है कि उसने राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया। और शुक्र ने शासन की अपेक्षा की कि वह कुओं, बावड़ी, तालाबों, मंदिर, मठ और धर्मशालाओं आदि का निर्माण व्यवस्था करेगा। उसे प्रजाजनों को मंदिर और उद्यान बनाने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित करनी चाहिए, और राज्य के कर्मचारियों के लिए आवास गृहों का निर्माण करना चाहिए, और विक्रय होने वाली वस्तुओं की श्रेणियों के अनुसार बाजारों की व्यवस्था करनी चाहिए। शुक्र नीति में पर्यावरण की रक्षा को भी शासन का एक महत्वपूर्ण दायित्व माना गया, और इस दृष्टि से शासन से अपेक्षा की गई कि ग्रामों और नगरों में वृक्ष लगाएं और पोषण के लिए खाद और जल की नियमित व्यवस्था करें। राजा को निर्देश दिया गया कि वह आवासीय बस्तियों में आसपास उद्यान, वृक्ष लगाने को प्रोत्साहन दे, नदियों पर सुंदर सुविधाजनक पुल बनवाएं और नदियों में नौकाओं, जलयानों की व्यवस्था करें। राज्य के द्वारा सड़कों की वार्षिक मरम्मत कराई जानी चाहिए, और प्रत्येक 2 ग्रामों के बीच एक आराम गृह भी बनवाया जाना चाहिए। तीसरा जो है, आर्थिक गतिविधियों का नियमन और प्रबंध। शुक्र आर्थिक गतिविधियों के नियमन और प्रबंध को राज्य का एक आवश्यक दायित्व मानता है।
शुक्र ने विचार किया कि गो, गज, अश्व, ऊँट, भैंस आदि पशुओं, चांदी, स्वर्ण आदि खनिज मात्रा पदार्थों, चल अचल संपत्ति के क्रय विक्रय का निषेध किया जाना चाहिए। शुक्र नीति में इस बात प्रतिपादन किया गया उपभोक्ताओं के हितों में रक्षा के लिए राज्य द्वारा व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में हस्तक्षेप किए जाने चाहिए। चौथी है जो है प्रशासनिक व्यवस्था के सुसंचालन। इस प्रसंग में शुक्र का दृष्टिकोण नितांत व्यवहारिक है और संतुष्ट राज्य कर्मचारी अच्छा प्रशासन दे सकते हैं। पांचवी जो बात है न्याय की व्यवस्था। शुक्र के अनुसार न्याय प्रदान करना राजा का एक आवश्यक कार्य है और न्यायशील शासन ही प्रजाजन के लिए धर्म अर्थ काम के त्रिवर्ग की सिद्धि में सहायक हो सकता है। छठी जो बात कही राज्य की शिक्षा संबंधी दायित्व। शुक्र ने राजा को शिक्षा के प्रचार के लिए उत्तरदायी माना और शासन को ऐसे प्रयत्न करने के निर्देश दिए जिसमें विधाओं और विविध कलाओं की निरंतर प्रगति हो। शुक्र का मानना था कि शासन प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे, शिक्षित व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार राजकीय पदों पर नियुक्ति दे, विद्या या कला में पारंगत व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सम्मानित करें। शासक का दायित्व है कि वे वेदों, स्मृतियों, पुराणों के विद्वानों, ज्योतिषियों, मंत्र तंत्रवेत्ताओं, शास्त्रज्ञों, चिकित्सकों आदि विषयों के विद्वानों, बुद्धिमानों, गुणवान व्यक्तियों को भरण पोषण की व्यवस्था है तो उनकी मासिक और वार्षिक वृत्ति निश्चित करें। राज्य के सामाजिक दायित्व। राज्य के सामाजिक दायित्वों को शुक्र ने मनु की भांति विस्तृत वर्णन तो नहीं किया, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक व्यवस्था का नियमन करे और सामाजिक जीवन में धर्म नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना राजा का दायित्व है और ये सुनिश्चित करना भी राज्य का दायित्व है कि समाज के विभिन्न वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह करें और समाज के इन वर्णों के बीच सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखें। नैतिक और धार्मिक कार्य। शुक्र के अनुसार राजा के लिए नैतिक और धार्मिक जीवन की ओर से ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिए राज्य के द्वारा मंदिर बनाए जाने चाहिए, जनता में नैतिक गुणों के विकास को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए और राज्य की आय का चौथाई भाग दान आदि पर व्यय होना चाहिए। शुक्र कहते हैं जिन उत्सवों को प्रजा करती है उन्हें राजा सदा पालन करे और प्रजा के आनंद से आनंदित और सुख दुख से दुखी हो। परराष्ट्र संबंधों का संचालन। शुक्र के अनुसार परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी राज्य का एक आवश्यक कार्य है और परराष्ट्र संबंधों के संचालन में राष्ट्रीय हित का सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। परराष्ट्र संबंधों को कुशलतापूर्वक संचालन करके अनावश्यक युद्धों टकराव से बचा जाना चाहिए, लेकिन यदि राज्य की सुरक्षा और प्रजा कल्याण हेतु युद्ध करना नितांत आवश्यक हो जाए तो फिर संपूर्ण युद्ध किया जाना चाहिए। और राज्य के कार्य क्षेत्र की विवेचना के साथ साथ शुक्र ने इस बात पर बल दिया कि राज्य के द्वारा इन सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन प्राप्त किए जाने चाहिए और अपनी सामर्थ्य में भी निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। और शुक्र नीति में प्रतिपादित राज्य के कार्य क्षेत्र की विवेचना से नितांत स्पष्ट है कि शुक्र राज्य के लिए व्यापक कार्य क्षेत्र की धारणा में विश्वास करते हैं और शुक्र नीति में राज्य से अपेक्षा की गई कि वह प्रजा के कल्याण हेतु सभी संभव प्रयास करें। शुक्र ने पर्यावरण की रक्षा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को भी राज्य के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किया और इस बात से शुक्र के दृष्टिकोण की प्रगतिशीलता स्पष्ट होती है। शुक्र ने इस बात पर बल दिया कि राज्य मद्यपान को सीमित और नियंत्रित करें। इस प्रकार शुक्र राज्य को नैतिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करने का भार सौंपता है और शुक्र ने राज्य के शैक्षणिक दायित्व भी निर्धारित किए गए। इस प्रकार शुक्र का राज्य ऐसा लोक कल्याण का राज्य है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों को भौतिक विकास और बौद्धिक विकास और नैतिक उत्थान। शुक्र ने के अनुसार राज्य के सभी अंगों में राजा का विशिष्ट और सर्वोच्च महत्व है और राजा उन सभी में प्रधान है और राज्य रूपी शरीर का मस्तक और राज्य रूपी वृक्ष का मूल होता है। और स्वयं शुक्र के शब्दों में राजा राज्य की वृद्धि का हेतु और वृद्धों का मान्य है। वह नेत्रों को इस प्रकार आनंद देता है जैसे चंद्रमा समुद्र को। यदि उत्तम और नीतिवान राजा न हो तो प्रजा इस प्रकार नष्ट हो जाए जैसे मल्लाह के बिना समुद्र में नाव हो जाते। और शुक्र मानता है कि राजा में देवताओं के विभिन्न अंश या गुण पाए जाते हैं। इंद्र, पवन, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर इन देवताओं के स्वाभाविक अंशों में अपने तप के प्रताप से राजा सभी प्राणियों का स्वामी होता है और राज्य की रक्षा करने में स्वर्ग के रक्षक इंद्र के समान होता है। जैसे पवन सुगंध की प्रेरक है वैसे राजा सत और असत कर्मों का प्रेरक होता है। इस धर्म का प्रवृत्त होता है कि अधर्म का वैसे ही नाशक होता है जैसे अंधकार का नाशक सूर्य होता है। यमराज समान व दुष्टों को दंड देता होता है और जलों में सबको पोषक राजा जल रूप अपने धनों से पुष्ट करने में वरुण रूप होता है। चंद्रमा किरणों के समान अपने गुणों कर्मों में सबको प्रसन्न रखता है। कुबेर के समान अक्षय संपत्ति का स्वामी होता है। और शुक्र की राज संबंधी विवेचना में राजा की पद स्थिति महत्व को स्पष्ट करते हुए बेनी प्रसाद लिखते हैं